अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तान और आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान। थोड़ा सा चेंज आपको लग रहा होगा, एक तो सेटिंग थोड़ी तब्दील है और दूसरा हुमा नहीं है। तो हुमा तो एक दो दिन की छुट्टी पे है, ज़रा लाहौर का मौसम एंजॉय कर रही है। मैं लाहौर में इत्तलात ये हैं कि पंखों की स्पीड आहिस्ता हो गई है। तो जब पंखों की स्पीड आहिस्ता हो जाती है ना शाम के औकात में या रात के औकात में, तो ऐसा लगता है कि बस अब जाड़ा सर्दियाँ जो है वो दस्तक देना शुरू हो गई हैं। लेकिन कराची में इंतहा की गर्मी पड़ रही है। बाय द वे अक्टूबर भी कराची में गर्म तरीन महीनों में से एक होता है। तो अभी हमारा इम्तिहान बाकी है पूरे एक महीने का। उसके बाद अक्टूबर एंड या नवंबर में कहीं जाके यहाँ पर मौसम तब्दील होना शुरू होगा। बहुत सी बातें हैं जो आपसे शेयर करनी है। वैसे बहुत सी बातें आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे, लेकिन अभी हम आपको क्विकली एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जब कोई भी इंसान की ज़िंदगी में नामसाइद हालात होते हैं तो बाज़ लोग बहुत डिसहार्ट हो जाते हैं। कोई इशू आ जाता है, कोई बीमारी आती है, अगर आपके घर कोई औलाद पैदा हुई है और खुदा न खास्ता उसके साथ कोई इशू हो तो आप ज़रा शिकवा ना हो जाते हैं अल्लाह ताला से। लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो इन सारे स्टीरियोटाइप्स को, इन सारी बातों को निगेट करते हैं और वो ज़िंदगी में ऐसा कुछ करते हैं जो दूसरों के लिए मशअल राह होती है, जो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन होती है। और ऐसे ही कुछ मनाज़िर हमने ओवर द वीकेंड देखे। अमेरिका में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली में ग्रैंड डिबेट जो हुई, उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तानी काउंसलर समीना सलीम को हमने देखा जो कुव्वत बीनाई से महरूम है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इतनी अकल, समझ, बूझ और इतना शऊर और इतना इदराक दिया है कि वो दुनिया के एक इंतहाई अहम और सबसे बड़े फोरम पर पाकिस्तान जैसे अहम तरीन मुल्क की नुमाइंदगी कर रही हैं। सो समीना, वी वांटेड टू टेल यू दैट वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और सर्टनली ये उन बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन का मौका था, उन बहुत से लोगों के लिए मायूसी के अंधेरों से बाहर निकलने का मौका था जिनकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आई हुई है, जिनकी ज़िंदगी में कोई बीमारी चल रही है, जिनकी ज़िंदगी में कोई चैलेंज है। तो जब ये खातून ये कर सकती हैं तो फिर आप भी कर सकते हैं, यकीन मानिए। सो एक जल्दी से हमने सोचा कि ये इंस्पिरेशनल चीज़ है और बड़ा हमें खुशी हुई इन्हें देख के, तो ये आपके साथ शेयर कर दें। अच्छी बात एक और ये है कि कोविड के नंबर्स कम हो रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 31 मरीज़ इंतकाल कर गए हैं और 1797 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, पॉजिटिव केसेस, और 3.60 तक पॉजिटिविटी रेट हमारी पहुंच गई है। सो ये सब कुछ तो होगा ही। कराची में मौसम ऑल्दो इतना अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन कराची के शहरियों के लिए उम्मीद की जा रही है कि कुछ मुस्बत तब्दीलियाँ हुकूमत की तरफ से ज़रा तवज्जो दी जा रही है। तो क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो शुरू हो सकते हैं, किन का ऐलान किया गया है, क्या कुछ हो रहा है, इस पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ पावर पैक शो। सलमान अहमद साहब भी हमारे साथ कुछ ही देर में जियो पाकिस्तान का हिस्सा होंगे, मेहमान होंगे। उनसे भी ज़रा इस फिल्म के बारे में पूछेंगे कि भाई कैसे ख्याल आया, इसमें क्या कुछ फीचर किया गया है खान साहब की ज़िंदगी से मुताल्लिक, क्या कुछ ऐसे अनदेखे अनसुने पहलू हैं जिनको हम इस फिल्म में पहली दफ़ा देखेंगे। बट दैट कम्स लेटर इन द शो। अभी ज़रा कराची की बात कर लें। भाई ग्रीन लाइन जो इतने अरसे से हम देख रहे हैं बन रही है, अब फाइनली ऐसा लगता है कि उसका इफ्तिताह होने वाला है। और लगता यही है कि तहरीक इंसाफ ने आखिरकार कराची पर तवज्जो देना शुरू कर दी है, जिसका मतलब मुतालबा काफ़ी अरसे से कराची के शहरी कर रहे थे। और कराची ने ज़ाहिर एतमाद का इजहार किया था 18 के इलेक्शंस में, इसलिए लोगों को उम्मीद भी थी कि कराची के लिए बहुत कुछ किया जाएगा। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट की 40 बसें कराची आ गई हैं। अब वज़ीर आज़म इमरान खान आज कराची सर्कुलर रेलवे मनसूबे का इफ्तिताह करने भी पहुँच रहे हैं। मनसूबे पर 207 अरब रुपए लागत आएगी। कराची सर्कुलर रेलवे का ट्रैक 29 किलोमीटर का होगा और इसके 16 स्टेशन होंगे। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती का कहना है कि बिजली से चलने वाली ऑटोमेटिक एयर कंडीशन ट्रेनें चलाई जाएंगी। ट्रेन 4 कोचेस पर मुश्तमिल होगी। बैक वक्त 814 मुसाफिर ट्रेन में सफ़र कर सकेंगे। इसके अलावा कराची के लिए CPEC के तहत बड़े इक़्तिसादी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया है, विच इज़ ग्रेट एक्चुअली। ग्रीन लाइन बस सर्विस आपने देखा कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंप्लीट हुआ। आपने देखा उसकी बसें भी कराची पहुंच गई हैं। अगले 10 दिन के अंदर उसका हम ड्राई रन शुरू कर देंगे। बसों को हम आप शायद देखेंगे अपने ब्रिजेस पर चलते हुए। वज़ीर आज़म साहब कल कराची आ रहे हैं, वो KCR का संग बुनियाद रखेंगे और इसके बाद आपको इंशाल्लाह अगले महीने हम ग्रीन लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह कर देंगे।
और ये डेवलपमेंट जोन की सीपेक में शमूलियत को वज़ीर आज़म इमरान खान ने गेम चेंजर करार दिया। वज़ीर बहरी उमूर अली जैदी के मुताबिक मनसूबा कराची को बैनुल अक़वामी तरक्की याफ्ता साहिली शहरों के बराबर ला खड़ा करेगा। कराची हैज़ सो मच पोटेंशियल, बस इसको कोई ओन करे, इस पर कोई तवज्जो दे। मनसूबा 5 से 6 साल में मुकम्मल होगा। कराची ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट पर सिंध को मौजूदा और साबिक गवर्नर आमने सामने भी आए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि आइंदा माह ग्रीन लाइन सर्विस का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। ये तो आपने सुन लिया। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने साफ साफ बता दिया कि 3 साल में 40 बसें मंगवाकर दावा किया जा रहा है कि ये तहरीक इंसाफ का मंसूबा है। कुछ शर्म करें, नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करें। 80% इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया था 2018 जून में जब हमारी हुकूमत गई है। इन्होंने 3.25 साल में 40 बसेस सिर्फ मंगवाई हैं, वो भी अभी आई हैं। 40 बयानात दिए जा रहे हैं, वज़रा आ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कई मौक़ों पर कराची का मुकदमा पेश करते रहे। इसके अलावा भी वैसे पाकिस्तान का इंटरेस्ट है कि कराची में डेवलपमेंट हो। कराची की डेवलपमेंट का मतलब रोजगार लोगों को देना, मुल्क की ग्रोथ रेट बढ़ाना, इसलिए हम पूरी कोशिश करें। कराची के लिए जो पैकेज लेके आए हैं वो एक तारीखी पैकेज है। 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए हैं। कराची के अंदर रेलवे का हम इंशाल्लाह स्टॉप्स करेंगे। नॉर्दर्न बाईपास हमने बनाना है। पहली दफा कराची का एक मास्टर प्लान बनाएंगे, बताएंगे कि 20 साल में कराची जा रहा है। बहुत बड़ा एक ग्रीन कराची प्रोग्राम उसके साथ साथ हम करेंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से हालिया मनसूबों का ऐलान शहरियों के लिए ताज़ा हवा का झोंका तो है, लेकिन आइंदा आम इंतखाबात तक ये मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल प्रॉब्ली नहीं हो सकते, या हो सकता है हो भी जाएं। अगर तहरीक इंसाफ कराची से दोबारा जीतना चाहती है तो फौरी तौर पर एक मशवरा हमारा ये है कि निस्बतन कम लागत वाले पानी, सीवरेज, कचरे के अंबार को हटाने के लिए, तबाहल सड़कों की मरम्मत के लिए, ये जो बिल्कुल ही बेसिक मसाइल है ना, ये भी ज़रा हल करने पर तवज्जो दी जाए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। गवर्नर साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। गवर्नर साहब, अब कराची के लिए सर्कल रेलवे आ रही है, ग्रीन लाइन बस चलने को तैयार है, KPT का बड़ा मंसूबा सीपेक के जरिए आ रहा है, तो क्या हम समझे अचानक कराची पर फोकस आया? डिड यू गाइस रियलाइज कि जनाब कराची ने बड़ा मैंडेट दिया 2018 के इंतखाबात में और कराची को प्रॉब्ली उतनी तवज्जो नहीं दी गई, और अगर ये रियलाइजेशन है तो इजंट इट अ बिट लेट रियलाइजेशन सर? ये रियलाइजेशन नहीं है, ये पहले दिन से, जिस दिन से गवर्नमेंट हमारी आई है, पहले दिन से ये ग्रीन लाइन के ऊपर काम हो रहा है। पहले दिन से KCR का मंसूबा बन गया था, उसके ऊपर काम हो रहा है। देर आर डिफ़िकल्टीज़, यानी आप समझते हैं कि इस 3 साल के अंदर सारा कुछ हो जाना चाहिए था। हमारा भी यही ख्याल था कि हम आते साथ ही सारा कुछ एकदम से चेंज कर देंगे, और लेकिन यहाँ पे आके पता लगा कि बड़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ इसके अंदर होती हैं। कबात आती हैं, लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट NOCs और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स और नो डुप्लीकेशन सर्टिफिकेट लेने में बरसों लग जाते हैं। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान फाइलें फंस जाती हैं। लेकिन हमने बड़ा इसमें एक अपनी पूरी नीयत इसके अंदर शामिल थी और पूरा जोर इसके अंदर हमने लगाया। ये मैं अभी भी देख रहा था, कल रात को जुबैर साहब जो हैं एक्स गवर्नर, वो ये फरमा रहे थे कि जी इसकी मुबारकबाद नवाज शरीफ को देनी चाहिए ग्रीन लाइन की। में ये वो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली कहानी है। इनकी इतनी बार हुकूमत आई, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया यहाँ पे। प्रॉब्लम ये है कि जब मैं आया ना तो ये मंसूबा अप्रूव हुआ था, लेकिन इसके अंदर जो ब्रिजेस बनने थे और सारी चीज़ कोई काम नहीं हुआ था। मैंने इसका फाउंडेशन स्टोन ले किया तीनों ब्रिजेस का, मैंने और जो उसके कंप्लीशन का भी तख्ती मेरे ही हाथ से वहाँ पे फीता कटा है। तो ना वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने फाउंडेशन स्टोन ले किया, ना वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तख्ती ओपनिंग की तख्ती लगाई, वो भी मैंने किया। बसें यहाँ पे हमारे उसमें आई, यहाँ पे फायर टेंडर्स हमने मंगा के दिए। कराची पे फोकस प्राइम मिनिस्टर का पहले दिन से तक, प्राइम मिनिस्टर का दिल कराची के साथ धड़कता है। अच्छा, इससे पहले सर आपको याद होगा कि 1100 अरब रुपए के कराची पैकेज का ऐलान हुआ था जब कराची डूबा था, और कराची वाले तो खैर पूछते ही हैं, लेकिन आपके सियासी मुखालिफिन जमात इस्लामी भी कराची में सड़कों चौराहों पर ये बैनर लगाती है कि वो 1100 अरब रुपए कहाँ हैं। तो ज़रा उनका बता सकते हैं कि वो खर्च हो रहे हैं, खर्च हुए हैं? वो जो पैकेज का ऐलान था बड़ा धूमधाम से, उसका क्या बना? देखें, ये
KCR जो है ये 1100 अरब रुपए के पैकेज से ही आ रहा है, ये हमारे कराची वालों को पता है। आपकी टीवी से और ज़्यादा बात उनको मालूम हो जाएगी। 200 अरब से ज़्यादा का ये पैकेज है, जिसमें सिर्फ 6 अरब रुपया सिंध हुकूमत की तरफ से आ रहा है, बाकी वफाक इसको जनरेट करेगा। हमारा जो K4 का मंसूबा है वो भी कोई 200-250 अरब से ऊपर का मंसूबा है, वो भी उसी 1100 अरब के पैकेज का हिस्सा है। जो हमारी ग्रीन लाइन आ रही है ये भी 1100 अरब रुपए के पैकेज का हिस्सा है। जो हमारी फायर टेंडर्स आई हैं ये भी 1100 रुपए का पैकेज का हिस्सा है। 35 अरब रुपया 3 नालों की सफाई, रिहेबिलिटेशन, उनके इर्द गिर्द रोड और वॉल्स बनाने में खर्च किया वफाकी हुकूमत ने। 35 अरब रुपया। जब मुझे बताएं ना किस तरह से हम उसको चीज़ों को सामने करें। अब बात यह है कि अगर वफाकी हुकूमत कोई मंसूबा शुरू करना चाहती है उसमें स्पैनर आ जाता है बीच में। ये बंडल आइलैंड की आप एग्जांपल ले लें, दो शहर एक साथ वज़ीर आज़म ने शुरू करने के लिए किए थे नए, एक रावी रिवर सिटी, दूसरा बंडल आइलैंड। रावी रिवर सिटी के बिल्कुल अब वो ग्राउंड ब्रेकिंग भी हो गई है उसकी, अब वहाँ पे वो सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं, लोग वहाँ पे ज़मीनों पे काम करना शुरू कर रहे हैं। इधर बंडल आइलैंड अभी तक ऑफ टेक ही नहीं हो सका। अच्छा गवर्नर साहब, आपने अभी भी ज़रा इजहार कर दिया और इससे पहले भी हमने देखा है कि वफाकी हुकूमत का क्लेम रहा है कि हम कुछ करना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले होने नहीं देते और उसकी वजह से डिलेज होते हैं काम में। अब जो नए मंसूबे हैं जिनके बड़े ऐलानात किए जा रहे हैं, इसके लिए कोऑर्डिनेशन आपकी हो गई है? इसके लिए पीपल्स पार्टी या सिंध गवर्नमेंट जो है वो ऑन बोर्ड है कि जनाब अब सारा पेपर वर्क प्लानिंग कंप्लीट है, अब कोई बीच में रोड़े नहीं अटकाएगा? जो हमारा K4 है उसकी लैंड एक्विजिशन हो चुकी है। उसमें पहले ये था कि जी 50% वफाक देगा और 50% सूबा सिंध देगा। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जहाँ पे ये पार्टनरशिप चलती है ना, वफाक और सूबा 50% देगा, वो उनको पैसे नहीं देंगे, वो उन पर भरोसा नहीं करेंगे, वो वहाँ से चोरी हो जाएगा, वो होता ही नहीं काम। फिर हमने एक फार्मूला डिवाइस किया कि हम अपना काम बांट लेते हैं। तो हमने इसमें जो K4 की मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इसकी जो चैनल आ रही है वो चैनल पूरी की पूरी कराची तक वो वफाकी हुकूमत बना रही है, हालांकि उसका खर्चा ऑगमेंटेशन से ज़्यादा है। और जो ऑगमेंटेशन है वो सिंध हुकूमत ने करनी है, यानी शहर उसके वहाँ से चैनल से पानी जो है कराची के अंदर सप्लाई करना वो सिंध हुकूमत का काम है, क्योंकि वो वफाक कर नहीं सकती। इसी तरह KCR में भी जो मेजर काम है वो वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे है, जो मैंने आपको बताया कि तकरीबन 200 अरब रुपए से एक्सीड करेगा और सिंध हुकूमत का हिस्सा 6 अरब रुपए का है, जो उनके अपने काम है वो खुद कर रहे हैं। सो ये एक अच्छा पार्टनरशिप का एक वो तरीक़ेकार निकल आया ग्रीन लाइन बसेस का, क्योंकि वफाक ने उनके साथ एग्रीमेंट ये किया है कि बनाएंगे हम रोलिंग स्टॉक्स, यानी बसें हम लाएंगे, ITS सिस्टम हम इसके अंदर लगाएंगे, इसको इंटेग्रेट करेंगे। उनकी जब ऑरेंज लाइन, रेड लाइन, येलो लाइन सारी आ जाएंगी तो उनको इंटेग्रेट करेंगे। 3 साल हम इसको चलाएंगे और 3 साल के बाद हम इसे सिंध हुकूमत के हवाले कर देंगे टू रन इट। अब प्रॉब्लम जो आती है ना वो ये आती है कि जैसे हमने ये मंगाए ना फायर टेंडर्स, अब फायर डिपार्टमेंट के पास ड्राइवर और फायरमैन ही नहीं है, अब वो फायर टेंडर्स खड़े हुए हैं। यानी फ्रस्ट्रेशन होती है सोच के कि यार इतना खर्चा किया, एक इतना स्टेट ऑफ आर्ट चीज़ एक मंगा के दी, अब ये बात सुनने को मिलती है कि ड्राइवर नहीं है, पानी नहीं है। तो ये तो अब मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ कराची का, मैं कराची का मेयर तो नहीं हूँ। बड़े मल्टीपल इश्यूज़ हैं। खैर अब तो एडमिनिस्ट्रेटर नए हैं, इससे पहले जो मेयर थे वो भी इख्तियारात के ना होने का शफा करते थे। गवर्नर साहब, अगले इंतखाबात भी बहुत दूर नहीं हैं और आप लोगों ने ज़ाहिर दोबारा वोटर्स के पास जाना है, तो इस बात का इदराक है कि जिस तरह 2018 के इलेक्शन में आवाम ने, कराची के आवाम ने PTI पर एतमाद का इजहार किया था, इस दफ़ा कुछ लेकर जाएंगे, कुछ उनको दिखाएंगे तो बात बनेगी, वरना मुश्किल हो जाएगी ज़रा? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कराची वैसे ही बड़ा डिप्राइव रहा है। जो पिछले 13 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत के गुजरे हैं उसमें एक बस तक कराची को नहीं ला के दी उन्होंने। जो ट्रांसपोर्टेशन का हाल है, जो पानी का हाल है, जो सीवरेज का हाल है, बुरा हाल है। सो कराची नीड्स स्पेशल अटेंशन। वो अटेंशन जो भी कराची को देगा कराची उसे अपनाएगा। और कराची ने खान साहब को मोहब्बत से गले लगाया है और खान साहब उनकी मोहब्बत का जवाब वालिहाना मोहब्बत से देना चाहते हैं। और वो वालिहाना मोहब्बत इंशाल्लाह आपको अब नज़र आना शुरू हो गई है। लेकिन जब ये ग्रीन लाइन बसेस चलना शुरू हो जाएंगी, जब ये K4 का लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएगा कि आ रहा है, KCR यहाँ पे शुरू हो जाएगा, 1 साल के अंदर KCR इंशाल्लाह कराची का आपको नज़र आ जाएगा, चलते हुए नज़र आ जाएगा। चलिए, वी लुक फॉरवर्ड टू ऑल दीज प्रोजेक्ट्स, होपफुली जल्द कंप्लीट हो, जो हो गए हैं उन पर जल्दी प्रोग्रेस हो, ताकि कराची के शहरियों को रिलीफ मिले। भाई कराची के शहरी अब उस नहज में है कि इन्हें कोई भी रिलीफ दे दे, बस रिलीफ दे दे।
कराची के सड़कों का आप हाल देखें, पर्टिकुलरली जो सेंट्रल के इलाके हैं, नॉर्थ नाजिमाबाद परसों तरसों जाने का इत्तेफाक हुआ, गलियों का नामो निशान नहीं है। पॉश तरीन इलाका होता था एक ज़माने में, इतने बड़े बड़े घर हैं वहाँ पे, और आगे आप हालत देखें सड़कों की, गलियों की, पानी के निज़ाम की। बारिश होती है हल्की सी, पूरा शहर ऐसा लगता है आधा डूब गया है। सो ये मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं और बहुत सालों का बिगाड़ है, एक्चुअली बहुत सालों का बिगाड़ है। इससे पहले जब कराची में बारिश होती है, मसलों पे डिस्कस करते हैं ना, तो कराची में एक्चुअली जो बरसाती नाले हैं वो सारे सीवेज के पानी के लिए अब इस्तेमाल होते हैं। सो इस कदर सिस्टम उलझ चुका है कि ये तो बिल्कुल उखाड़ के दोबारा से बनाने वाली बात होगी। बट आई वंडर कि वो कैसे हो सकता है, कब तक हो सकता है। बाय द वे, ये जो गवर्नर साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बहुत से काम होते हैं जिसकी वजह से जिसमें रुकावट आ जाती है बिकॉज पीपल्स पार्टी या गवर्नमेंट जो है वो ऑन बोर्ड नहीं होती, या कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती, एंड देयर इज़ अ लैक ऑफ डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट एज वेल, जो इसका उन्होंने खुद ही शायद एतराफ़ कर लिया। तो हम इसका भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम सिंध गवर्नमेंट कि भाई ये जो फायर टेंडर्स वफाकी हुकूमत ने मंगा कर दिए हैं, ये क्यों चलाने वाला कोई नहीं है, फायरमैन ही नहीं है, स्टाफ ही नहीं है, तो ये तो ज़्यादती की बात है। एक हार्ट ब्रेक जिससे अभी तक हम रिकवर नहीं कर पाए हैं वो है जो इंटरनेशनल सीरीज़ पाकिस्तान में मनसूख हुई है ना, वो वाला हार्ट ब्रेक। और दौरा पाकिस्तान मनसूख करने पर दुनिया क्रिकेट भी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड पर सख्त तनकीद कर रहा है, लेकिन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड अब तक खामोश है और बोर्ड के करता धरता बहुत से लोग ऐसे हैं जो अब तक मंजर आम से गायब हैं। बरतानवी हुकूमत तो पहले ही अपनी नाराज़गी का इजहार कर चुकी है। अब इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल अर्टिंगटन को भी इस बात पर तशवीश है कि आखिर इंग्लिश बोर्ड कुछ बोल क्यों नहीं रहा है भाई। और एक बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड के किसी क्रिकेटर को दौरा पाकिस्तान पर कोई खदशा नहीं था। पहले ये इत्तला थी ना कि भाई इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने इसलिए दौरे को मनसूख किया क्योंकि क्रिकेटर्स या प्लेयर्स ही आने के लिए तैयार नहीं थे। फिर ये इत्तलात सामने आना शुरू हुई कि भाई प्लेयर्स को तो कोई खदशा नहीं था, उनको कोई रिजर्वेशन नहीं थी, और ये प्लेयर्स से तो पूछा तक नहीं गया और बोर्ड ने अपने तय ऐलान कर दिया। सो ये सारी चमगोइयाँ हैं, ये सारी खबरें हैं। बोर्ड ने दौरा मनसूख करते हुए टीम को एतमाद में नहीं लिया, ये बड़ी मुसद्दका ज़राए से खबर भी सामने आ रही है। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर पहले ही वाजे कर चुके हैं कि सिक्योरिटी क्लियरेंस मसला नहीं था। ये बात है तो फिर इंग्लिश बोर्ड ने दौरा क्यों मनसूख किया, ये भी एक अहम सवाल है। इंग्लिश बोर्ड को सर्टनली किसी को तो जवाबदेह होना चाहिए, वहाँ का उनका मीडिया भी पूछ रहा है। हम ब्यूरो चीफ लंदन मुर्तज़ा अली शाह से हम ज़रा पूछ लेते हैं कि उन्होंने क्या मालूम किया इस सिलसिले में अब तक। मुर्तज़ा, थैंक यू। मुर्तज़ा, इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है, बोर्ड का फैसला सामने आए भी अब कई दिन हो गए, लेकिन अब तक कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि एक्चुअली वजह क्या थी। पहले प्लेयर्स पर मलबा डाला जा रहा था, फिर ये बात सामने आई कि जनाब प्लेयर्स को तो एतमाद में नहीं लिया गया, तो असल कहानी है क्या एक्चुअली? हमारे ज़राए के मुताबिक 3 डिफरेंट रिपोर्ट्स थी जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं उनको मिली थी, और जो सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स जिसके बारे में जो ईसीबी ने अपने फैसले से पहले जो जिक्र किया था कि उनकी ऑन ग्राउंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो इस हवाले से एडवाइस करेंगे। उन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने जो एडवाइस दिया, उस एडवाइस में कैटेगोरिकली उनको कहा कि अगर इंग्लिश क्रिकेट टीम टूर करती है तो वो 100% उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी मिलेगी और उनको किसी भी हवाले से ख़तरा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद फिर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने मेंटल हेल्थ ग्राउंड पर और जो खिलाड़ी हैं उनकी जो वेल बींग है उसको बुनियाद बनाकर उन्होंने ये फैसला किया। लेकिन इस हवाले से भी उन्होंने ये नहीं बताया कि वो उनके जो प्लेयर्स हैं उनकी मेंटल वेल बींग है उस हवाले से उनको क्या खदशात हैं। और ये सारी बात इस हवाले से भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि जो प्लेयर्स की एसोसिएशन है, जो प्लेयर्स की यूनियन है, वो उन्होंने भी अपनी एक स्टेटमेंट में ये कहा है कि उनको कंसल्ट नहीं किया गया और प्लेयर्स को कंसल्ट नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि प्लेयर्स ने इस हवाले से किसी किस्म के कोई खदशात या अपनी जो वहाँ पर कोई स्ट्रेस या किसी हवाले से कोई कंसर्न शेयर नहीं किए थे। सो जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है उसके जो ऑफिशियल्स हैं, जो उसकी ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने ये यूनिलैटरल फैसला किया। सो वी ऑल वंडर कि अगर प्लेयर्स ने अपनी मेंटल स्ट्रेस या हेल्थ के बारे में कोई कंसर्न शो नहीं किया था तो अपने तय क्या ये अस्यूम कर लिया गया बोर्ड की तरफ से? बहरहाल वी ऑल नो कि दे आर पॉलिटिकल रीजंस फॉर इट एज वेल। मुर्तज़ा, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड वैसे यूँ तो एक आज़ाद इदारा है, लेकिन किसी न किसी को प्रॉब्ली जवाबदेह होगा, तो क्या बरतानवी हुकूमत या पार्लियामेंट इनसे जवाब तलब कर सकता है या बिल्कुल ही ऑटोनमस बॉडी है, कोई नहीं इनसे कुछ पूछ सकता जो भी फैसला करेंगे? जी, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से एक मुकम्मल तौर पर आज़ाद जो इंस्टीट्यूशन है, वो इस हवाले से जो अभी तक उन्होंने कहा है, ये बरतानवी पार्लियामेंट उनसे नहीं पूछ सकती, हुकूमत नहीं पूछ सकती, चूँकि ये क्लियर है कि बरतानवी हुकूमत की तरफ से इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को ये एडवाइस था
कि वो टूर करें, लेकिन उसमें जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने फैसला किया कि ये टूर गो अहेड नहीं करेगा, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान से जो फ्यूचर कमिटमेंट देने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। ये एक ऐसा फैसला है कि इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है वो ज़रूर मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशन है, जो दीगर इदारे हैं, उनसे वो उनकी राय ज़रूर लेते हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड लेता है। और इस हवाले से उन्होंने बरतानवी फॉरेन ऑफिस और बरतानवी हुकूमत के जो एडवाइस था उसको क्लियरली इग्नोर किया, लेकिन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जिस तरह का फैसला सामने आया उसमें बरतानवी मीडिया में इस हवाले से जो लीक्स हो रहे हैं, खबरें लिखी जा रही हैं, और उसको बड़ा नेगेटिवली इस डिसीजन को लिया जा रहा है। लेकिन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने ये कह दिया है कि वो जितनी बात कह चुके हैं पब्लिक में, इससे ज़्यादा इस स्टेज पर वो कोई बात शेयर नहीं करेंगे, ना उनसे पार्लियामेंट में जहाँ पर जो इसकी रवायत है उसमें पार्लियामेंट में इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से सवाल कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़रूर पूछ सकता है, लेकिन क्या इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल उस जो सवाल है वो पाबंद हैं कि उसका जवाब दे या नहीं, उनको इस हवाले से मजबूर नहीं किया जा सकता। अभी तो वो इस मामले पर कोई भी कमेंट करने से गुरेज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा अली शाह, हमें अपडेट कर रहे थे, और थैंक यू फॉर राइटिंग इन टू अस। मेरे साथ स्टूडियो में कोई नहीं होता ना, तो आप लोग इतना अपने साथ होने का एहसास दिलाते हैं ऑन ट्विटर एंड फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कि वो अकेला महसूस नहीं करता फिर बंदा अपने आप को। सो थैंक यू फॉर दैट। लेकिन अभी सलमान अहमद साहब हमारा वेट कर रहे हैं, लेकिन क्यों वो वेट कर रहे हैं और उनसे किस बारे में हमने बात करनी है वो क्विकली आपसे शेयर करते हैं। करोड़ों दिलों की धड़कन समझे जाने वाले मारूफ क्रिकेटर से वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने तक इमरान खान की ज़िंदगी मुनफरिद और बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलुओं से भरपूर है। इमरान खान का रूहानियत की जानिब सफ़र भी एक डिफरेंट ही एपिसोड है, डिफरेंट ही टैंजेंट है उनकी ज़िंदगी का। 92 वर्ल्ड कप के फाते इमरान खान की ज़िंदगी आपको पता ही है, बड़ी रंगीन और बड़ी ही रॉक स्टार सुपरस्टार वाली ज़िंदगी थी, और उसके बाद उनका एक बिल्कुल ही नया फेज़ हमने अब देखा है। और इस सारे मामले पर, इस सफ़र पर एक डॉक्यूमेंट्री की सूरत में रोशनी डाली है सलमान अहमद साहब ने, और डॉक्यूमेंट्री का टाइटल है स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, और 140 मिनट्स का ये दौरानिया है इसका। इसमें क्या कुछ है, क्या एक्सपेक्ट करें, क्या कोई ऐसे पहलू हैं, कोई ऐसी बात है जो इससे पहले हमने नहीं सुनी है। मौसीकार और इमरान खान साहब के शैदाई सलमान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सलमान साहब। सबसे पहले तो यही हम आपसे पूछ लें कि भाई वज़ीर आज़म इमरान खान से मुताल्लिक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने का, फिल्म उस पर इससे पहले भी बनी है उनकी ज़िंदगी पर, आपको डॉक्यूमेंट्री बनाने का ख्याल कब आया, कैसे आया, कोई ऐसा इंसिडेंट था, या यू ऑलवेज वांटेड टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री? वैसे खान साहब की ज़िंदगी तो ज़्यादातर एक खुली किताब ही रही है, सो व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री? इसमें नई चीज़ें बहुत सारी हैं, और वो ये है कि ये 4 एपिसोड की सीरीज़ बनी है। पहले एपिसोड है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, जो खान साहब की प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले की जो सोच थी, जो माइंडसेट था, जिससे मतलब उन्होंने जिस माइंडसेट से अपनी जिंदगी लीड की एज अ क्रिकेटर, एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, एक्टिविस्ट, और फिर वजीर आजम बनने तक। तो पहला एपिसोड जो 5 अक्टूबर को चलने लगा है वो जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी है। इसके जो बकाया एपिसोड्स हैं, सेकंड वाला है न्यूक्लियर नेबर्स, वो पाकिस्तान और भारत की जो रिलेशनशिप है, 2 न्यूक्लियर एटमी ताकतें हैं, उसका पर्सपेक्टिव है खान साहब का। फिर तीसरा है क्राइसिस, एज ऑफ क्राइसिस, जिसमें ये कोरोना वायरस कोविड-19, जिसमें इकोनॉमिक मेल्टडाउन पूरी दुनिया में हुआ। सारे दुनिया में जो है ये कोरोना वायरस ने दुनिया को बिल्कुल बेबस कर दिया, और फिर अंदरूनी जो मुश्किलें थी ये उस पे बेस्ड है। और फिर आखिरी है पाकिस्तान द सर्च फॉर आइडेंटिटी, ये आखिरी जो है। तो इसमें आज और आने वाला पाकिस्तान, वो खान साहब की क्या, उसके बारे में क्या तस्वुर है। वंडरफुल, आपने चारों एपिसोड्स के बारे में हमें ज़रा तफसील से बता दिया सलमान साहब। अब इस डॉक्यूमेंट्री का टाइटल है स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी। अब ये किस तरह की जमहूरियत की बात हो रही है? इससे पहले वैसे हमने पर्टिकुलरली ये टर्म एज सच नहीं सुना है। ये मैंने सबसे पहले तो ये फ्रेज अल्लामा इकबाल के लेक्चर्स में पढ़ी थी, जो स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी का जो फ्रेज है। फिर मैंने एक तकरीर थी खान साहब की कराची में, ये जो है कायद आज़म के मज़ार पे उन्होंने एक बाहर एक रैली थी, उस पर स्पीच में ये लफ्ज़ फिर इस्तेमाल किया, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी। तो मेरा सबसे पहला सवाल ही जो फिल्म में है
प्राइम मिनिस्टर से, वो है कि स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी एक तरफ तो रूहानियत, एक तरफ जमहूरियत, ये दोनों किस तरह साथ चल सकते हैं। तो फिर उनका जवाब जो है वो फिर फिल्म में आप 5 अक्टूबर को देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सलमान साहब, आपने एक बड़ी तवील सेटिंग भी की फिर इस फिल्म के सिलसिले में वज़ीर आज़म के साथ, माजी से मुताल्लिक बहुत कुछ कुरेदने की भी आपने कोशिश की। उनकी ज़िंदगी आपको पता ही है, बड़ी ही चकाचौंध और रोशनी और रंगीनियों से भरपूर थी, ये सभी को मालूम है। ऐसी ज़िंदगी वैसे भी लोग कम छोड़ते हैं, लेकिन छोड़ भी देते हैं। उनकी ज़िंदगी में कोई टर्निंग पॉइंट आता है ऐसा जिसके बाद वो बिल्कुल यकसर तब्दील हो जाते हैं। तो खान साहब से आपने पूछा कि वो प्रॉब्ली टर्निंग पॉइंट क्या था, या आप हमसे शेयर कर सकें आपने क्या जज किया? सबसे ज़्यादा जो कोर पॉइंट है कि वो गलतियों से सीखते हैं और फेलियर से वो डरते नहीं हैं और हार मानते नहीं हैं। ये 3 चीजें जो है ना, चाहे आप उनकी दुनिया बचपन से ले लें, क्रिकेट से ले लें, हॉस्पिटल से ले लें, पॉलिटिक्स में ले लें, और अब 2018 में जो वजीर आजम वो बने हैं, उनके अंदर मैंने देखा है कि कुछ लोग होते हैं वो समझते हैं कि मैंने जितना सीखना था जिंदगी में मैं सीख चुका हूँ, इससे आगे मैं नहीं सीख सकता। लेकिन वो सीखने की बहुत ज्यादा सलाहियत रखते हैं, और ये नहीं कि सिर्फ बहुत पावरफुल लोगों से या बहुत नॉलेजेबल लोगों से, वो आम लोगों से जो सड़क पे लोग फिरते हैं वो उनसे भी सीखते हैं। एक जिस तरह एक होता है ना कि सोशल साइंटिस्ट, एक स्टूडेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, वो मैंने देखा कि इनकी जो खास क्वालिटी है वो है कि अपने क्रिटिक्स से बहुत ज्यादा सीखते हैं। जो लोग तनकीद करते हैं, बहुत लोग तनकीद करते हैं वज़ीर आज़म की, और उनकी तनकीद मैंने फिल्म में रखी हुई है। अच्छा, अब बताइएगा आप सलमान साहब के इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए हैं पाकिस्तान के, एक लंबे ही बड़े ही चैलेंजिंग सफ़र के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। जितनी आपकी उनसे बात हुई है, क्या आप बताएंगे उनके बारे में? उनकी ज़िंदगी का अगला टारगेट क्या है? वो 5 साल बाद ख़ुद को कहाँ देख रहे हैं? कुछ इस हवाले से गुफ्तगू हुई है आपने इस डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में जो उनसे नशिस्त की उसमें? उनका सबसे बड़ा तो ये है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, नौजवान नस्ल, उसके लिए प्रोवाइड करना। और फिर वो देखते हैं कि जो पाकिस्तान के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो कहते हैं बेतहाशा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमने हम इस टाइम में, जो आपने कहा कि आने वाले 5 साल में क्या क्या देखते हैं, वो इसी टाइम के अंदर इन रिसोर्सेज को इनको ऑर्गेनाइज करना और पाकिस्तान के लिए उसको स्ट्रेंथन करना इन रिसोर्सेज से, और फिर आइडेंटिटी। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया आपका सलमान साहब, और we look forward to watch this documentary, certainly Spiritual Democracy. I wish कि जल्द ये YouTube या आधा किसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो तो हम तो देखेंगे ही। अच्छा जी, स्टूडेंट्स आपको पता है सरापा एहतजाज हैं MD CAT के सिलसिले में, और इसी पे बात मेरा पेन गिर गया, वो मैं उठाता हूँ। खैर ये पेन, यहाँ ये फुटेज देखें, यहाँ पे अपना पेन उठा रहा हूँ। साथ साथ आबदी साहब हमारा वेट कर रहे हैं, माहिर तालीम है, करियर काउंसलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आबदी साहब, हाल ही में PMC की ज़ेर निगरानी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के जो टेस्ट हुए हैं, अब ऑनलाइन MD CAT का इम्तिहान मुनक्किद हुआ। इस इम्तिहान के पासिंग मार्क्स को गुज़श्ता सालों की निस्बत 60% से बढ़ाकर 65% किया गया है, और तलबा की शिकायत थी कि आउट ऑफ सिलेबस भी सवाल आए हैं, फिर टेक्निकल एल्गोरिदम के इशूज़ भी हैं, बहुत से रिजर्वेशंस हैं। अब क्या आपका ख्याल है इसके नतीजे में जो डॉक्टर बनने के हज़ारों तलबा ख्वाहिशमंद हैं, दे आर डिससैटिस्फाइड, तो इस मामले की क्या फौरी तहकीकात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सारे इशू को किस तरह सॉल्व किया जाए? बच्चों को जो है इंटरनेट के इश्यूज़ आए हैं, और जो सॉफ्टवेयर के इश्यूज़ हैं, जिस भी कंपनी ने ये सॉफ्टवेयर बनाया था उसके अंदर भी इश्यूज़ आए हैं कि वो लोग जो कीज़ थी उनको जो इस्तेमाल कर रहे थे, और पर्टिकुलरली जो टैब ऑफ हो जाता था जब उसको वो दोबारा ऑन करने आते थे, या जो सवाल का वो जवाब दे देते थे और बाद में वो चाहते थे कि वो समझते थे कि सवाल गलत है, उसको वो सही करने जाते थे और सही कर भी देते थे या चूज़ कर लेते थे दूसरा जवाब, वो उसने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। 210 क्वेश्चंस थे,
और अगर किसी बच्चे ने पूरे क्वेश्चंस किए हैं तो किसी बच्चे को उन्होंने 160 क्वेश्चंस को एक्सेप्ट किया, किसी को 180 किया, तो पूरी तरह से उसको भी वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। आउट ऑफ सिलेबस सवाल लाए गए हैं और इसका कोई जो फॉर्मेटिंग थी या जो जिस बुनियाद पर इसको टेस्ट को कंडक्ट करना चाहिए था, एक ही दिन में कंडक्ट करना चाहिए था, वो भी नहीं किया और 30 दिन तक जो है इसको कंडक्ट करते रहे। शर्त ही ये है कि आपके पास जब तक MD कैट 65% नहीं होगा, आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में, चाहे वो NMC हो या अदरवाइज़ हो, आप उसके एलिजिबल नहीं रहते। तो ये एक बहुत सीरियस मसला है जिसे गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर से इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करे और मैं समझता हूँ कि ये होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका आबदी साहब। मसला बहुत सीरियस है, इस मसले पे हम बारहा बात करते रहे हैं, लेकिन आई वंडर कि इस मसले के हल के लिए अभी तक कुछ किया नहीं जा रहा है। वन अ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर सेइंग दे, देखिए इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि देयर वुड बी डिसअपॉइंटमेंट्स। डॉक्टर साहब से जब हमारी पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के PMC के चेयरमैन साहब से जब बात हुई थी डॉक्टर साहब से, तो वो कह रहे थे कि देयर वुड बी डिसअपॉइंटमेंट्स क्योंकि 20,000 सीटें हैं, 2 लाख कैंडिडेट्स हैं। But there is an overwhelming majority of students who are saying that there are issues in the system. वो जो टैब्स हैं इंटरनेट से, ठीक है, सवाल जब दर्ज करने के लिए, जवाब दर्ज करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसको सबमिट करने के लिए अल्टीमेटली इंटरनेट चाहिए होता है। फिर टू स्टार्ट द टेस्ट द इंटरनेट इज़ रिक्वायर्ड, बीच में नहीं भी चाहिए होता है। फिर एल्गोरिदम्स के इशू हैं, फिर एक्सेप्टेंस ऑफ क्वेश्चंस के इशू हैं। अब डॉक्टर साहब मुसर हैं इस बात पर कि ऐसा कुछ नहीं, उन्हें बारहा चेक कर लिए, तो फिर बच्चे सारे पागल तो नहीं है सर, कुछ ना कुछ तो है इशू जिस पे ये इससे पहले इतना बड़ा हंगामा कभी नहीं मचा। तो इस मरतबा अगर इतना हंगामा हो रहा है तो वन शुड लुक इनटू इट। और वैसे भी चाहे कोई भी इतनी बड़ी टेक तब्दीली जब आ रही होती है तो उसे, वैसे हमारा ये मानना है कि उसे फेज़ बाय फेज़ किया जाना चाहिए। यकसर जब एकदम इतनी बड़ी तब्दीली आती है विदाउट ट्रायल रन तो उसमें इश्यूज़ आते हैं और उसके बाद ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिस तरह तलबा एहतजाज कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सामने भी एहतजाज किया और अभी तक दे आर अनहर्ड। बाय द वे, कल जो है ना वो वर्ल्ड्स डॉटर डे था, तो लोग अपनी बेटियों के साथ तस्वीरें शेयर कर रहे थे विच वाज रादर क्यूट एंड स्वीट। और अब भी कहीं कहीं जो है वो मुझे ऑब्ज़र्व करता हूँ मैं कि कहीं किसी की बेटी पैदा होती है तो भाई लोग उस तरह से वालिहाना खुशी का इजहार नहीं करते। टिल डेट आई एम टेलिंग यू अ वेरी बेसिक रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी, अ वेरी सैड रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। उस तरह वालिहाना खुशी का इजहार नहीं करते जिस तरह बेटा पैदा होने पे लोग मुबारकबादें देते हैं। ये सोच आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रही है, तब्दील हो जाएगी, लेकिन आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम दुनिया को बताएं। फॉर इंस्टेंस आई एम ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे पिछले हफ्ते अल्लाह ताला ने एक बेटी से नवाजा है। और वैसे ही हमारे घर पे एक स्टाफ काम करने आती हैं बाजी, तो उन्होंने पहले मुबारकबाद दी, फिर उन्होंने मेरी अम्मी को कहा कि बाजी ओहो मुझे पता नहीं था बेटी पैदा हुई है, तो मैंने तो आपको मुबारकबाद दे दी। तो मेरी अम्मी ने कहा कि हम बेटों से ज़्यादा बेटियों का जश्न मनाते हैं। सो ये सोच जो है ना बताने से तब्दील होगी। बहुत से लोगों का अगर कोई ऐसा पर्सपेक्टिव है कि भाई खुदा न खास्ता क्या हो गया है, तो उनको एजुकेट किया जा सकता है, उनको बताया जा सकता है। और ये बात तो प्रूवन फैक्ट है कि बेटियां जो हैं वो बेटों से कहीं ज़्यादा ख्याल रखती हैं वालिदैन का। सो एवरीबडी आउट देयर, ऑल द फादर्स, ऑल द मदर्स, हैप्पी डॉटर्स डे टू एवरीबडी। जो कल सब बहुत से लोगों ने अपनी बेटियों के साथ तस्वीर लगाई हुई थी, सेलिब्रेट किया। हमारे पास बहुत कुछ है इस शो में डिस्कस करने के लिए। टूरिज्म के बारे में हम बात करेंगे एंड चेयरमैन पाकिस्तान होटल एसोसिएशन वुड बी ज्वाइनिंग अस। उनसे पूछेंगे कि भाई किस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान का जो विज़न है कि यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिज़म प्रमोट हो और लोग बाहर से आए, पाकिस्तान हुस्न से माला माल है, वो कैसे इम्प्लीमेंट एक्चुअली प्रैक्टिकली हो सकता है, ये सारा कुछ। सो वी कैन टॉक अबाउट दैट इन डिटेल लेटर एज वेल। जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान आ रहे हैं और अराउंड 12 या 12:30 वो कराची पहुंचेंगे। काफ़ी अरसे बाद आ रहे हैं। होपफुली वो कराची के ताजर बरादरी से भी मुलाकात करें और कराची के जो और मसाइल हैं उन पे भी ज़रा नज़र करम हो। वैसे वो बड़े मंसूबों का संग बुनियाद कराची सर्कुलर रेलवे, वैसे लिटरली जब से होश संभाला है ना उस वक्त से सुनते आए कि कराची सर्कुलर रेलवे बस अब बहाल हुआ तो तब बहाल हुआ। होपफुली इस दफ़ा हो ही जाए। कराची के उमूर पर गहरी नज़र रखने वाले सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। मज़हर साहब, फाइनली वंस अगेन कराची सर्कुलर रेलवे शुरू होने वाली है, ग्रीन लाइन तैयार है, बस अब KPT का ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बताया गया है कि जनाब शुरू हो जाएगा।
अब आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ ने बिल आखिर कराची पर तवज्जो देना शुरू कर दी है, जो बड़े अरसे से इनसे तकाजा किया जा रहा था कि जनाब कराची के वोटर ने आपको चूज किया है, उसकी तरफ भी तवज्जो दें। देखिए, असल इशू ये है कि कभी फेडरल गवर्नमेंट आके कुछ कराची में कर देती है, कुछ थोड़ा बहुत प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर देती है, कुछ थोड़ा बहुत केएमसी कर देती है। जो बुनियादी इशू है उसको नहीं कोई एड्रेस कर रहा, और बुनियादी इशू ये है कि कोई इस चीज़ पे तैयार क्यों नहीं हो रहा कि कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा रखना चाहिए, कराची को एक मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा शहर को देना चाहिए, एक अम्ब्रेला के तहत सारी बॉडीज़ को आना चाहिए। अभी देखें, फेडरल गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट कर रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट कर रही है, केएमसी अपने प्रोजेक्ट कर रही है, कैंटोनमेंट अपने प्रोजेक्ट कर रहा है, डीएचए अपने काम कर रहा है। तो ये मल्टीपल एक ही शहर में मल्टीपल सिविक एजेंसीज क्यों हो? एक ही अम्ब्रेला के तहत इन सबको होना चाहिए, और वो अम्ब्रेला है मेयर कराची और केएमसी। इसमें ओवर द ईयर यही हुआ है, अब भी यही होने जा रहा है कि जी आके इमरान खान साहब या कोई भी वजीर आजम होता, वो फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर देता। पीटीआई का एडवांटेज इस वक्त पीटीआई को लेना चाहिए, और अब मेरा ख्याल थोड़ा सा डिले किया उन्होंने। पहली मर्तबा कराची ने उस पार्टी को वोट दिया जिसकी मरकज में हुकूमत बनी है, वरना माजी में ये नहीं हुआ। तो पीटीआई के पास एक एडवांटेज है, पीटीआई उस एडवांटेज से कितना फायदा उठाती है। We should also not forget the fact कि यहाँ बहुत बड़े बड़े मंसूबों के ऐलानात, बड़े ऐलानात, बड़े धूम धड़क्के के साथ ऐलानात पहले भी हुए हैं, लेकिन ये मंसूबे पाए तकमील तक नहीं पहुँचे। जो पहुँचे हैं बहुत ही ताख़ीर से पहुँचे हैं। ग्रीन लाइन ही आप देख लिए खासा इल्तिवा का शिकार रही है। अब तहरीक इंसाफ जो शुरू करने जा रही है, क्या इन तमाम प्रोजेक्ट्स की तकमील से पहले इन्हें किसी भी किस्म के सियासी फ़ायदे की उम्मीद रखनी चाहिए? देखिए, पहले तो पीटीआई की गवर्नमेंट तो अभी बनी है। पीटीआई तो उस लिहाज से कराची के, अगर कराची की चीज़ें देखें तो पीटीआई को 3 साल का हम पीटीआई से पूछ सकते हैं, और वो भी मरकजी लेवल पे। लेकिन बुनियादी तौर पे तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट को इन चीज़ों के जवाब देने चाहिए, और मादी में एमक्यूएम को जवाब देने चाहिए। कराची में आप ब्रिजेस और अंडर पासेस तो जाके देखें, यानी वो नाअहली की बड़ी मुँह बोलती तस्वीर हैं। जिस तरीके से ब्रिजेस बनाए गए हैं, जिस तरीके से फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं, जिस तरीके से अंडरपास बनाए गए हैं, उससे क्या ट्रैफिक फ्लो बहाल हुआ है। आप चले जाएं, आप इसी शहर में रहते हैं, आप चले जाएं, आपको अंदाजा हो जाएगा। आप शारा फैसल पे चले जाएं, आप शहीद मिल्लत पे चले जाएं, आपको अंदाजा हो जाएगा। यानी जिस तरीके से फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं, और मैं हैरान हूँ कि आप देख लें, कोई ब्रिज की फ्लाईओवर बनाया गया, उसको बाद में आधा तोड़ना पड़ा, किसी के बाद एक और फ्लाईओवर बनाना पड़ा। इनकॉम्पिटेंस की मुंह बोलती तस्वीर है कराची, नाअहली की मुंह बोलती तस्वीर है कराची। जितने ये डिपार्टमेंट्स हैं, इन्होंने तबाह करके रख दिया है कराची को। इसमें इनकॉम्पिटेंस है, इसमें मैसिव करप्शन है, इसमें केएमसी के लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें बिल्डिंग कंट्रोल के लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। अब देखें तो क्या है। और यकीन मानिए कि कराची के शहरियों का दिल खून के आंसू रोता है जब वो देखते हैं कि शहर की ओनरशिप कोई लेने के लिए तैयार है नहीं है। फिर एक टसल जो अरसा दराज दिहाइयों चली है बिटवीन एमक्यूएम एंड पीपल्स पार्टी, उसने भी शहर का सिर्फ बेड़ा गर्क किया है। अब ये बताइए कि तहरीक इंसाफ तो जो कोशिश कर रही है वो कर रही है, 3 साल के लिए जवाब दे हैं। पीपल्स पार्टी से भी लोग अरसा दराज से जवाब मांग रहे हैं कि जनाब आपने इतने सालों में क्या कर लिया। वो कहते हैं कि एमक्यूएम का फिनोमेना भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, उस बात में भी वजन है। आपको क्या लगता है, इस सवाल का जवाब कौन देगा कि कराची इस हाल में कैसे पहुंचा और किसकी वजह से पहुंचा? पीपल्स पार्टी या सिंध गवर्नमेंट का ये इख्तियार नहीं था जो इख्तियार उन्होंने हासिल किया है। केएमसी, वाटर बोर्ड, ये सिंध गवर्नमेंट के वो नहीं है। खुद ही 18वीं तरमीम का क्लेम करते हैं, और फिर 18वीं तरमीम में जो निचली सतह तक पावर्स हैं वो नहीं बहाल करते आपने। तो बेसिकली पीपल्स पार्टी ने किया हो, बहुत से काम किए, बहुत सी अच्छी सड़कें बनी हैं, लेकिन क्या ये आपका काम था? या आज जो वाटर बोर्ड की आज अपने एडमिनिस्ट्रेटर वो किए हैं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, काम भी अपने तौर पे करते हैं, लेकिन क्या ये उनका मैंडेट था? क्या केएमसी में उनका मैंडेट था? असल चीज़ ये है, असल चीज़ ये एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट्स कर रही है, बिल्कुल करे, बहुत अच्छी है, कराची को फ़ायदा होता है, बड़ी खुशी होगी, सबको खुशी होगी। लेकिन मैंडेट, कराची का मैंडेट जो है, ये कि जो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है,
उसको देखें तो वो 34% के लिए आप सारी फाइट हो रही है। यानी केएमसी जो है उसका इख्तियार, मेयर का इख्तियार 34% पे जाके खत्म हो जाता है, तो वो 34% का जवाब देता है। कहते हैं हम उसे कराची का मेयर है, होता वो 34% का मेयर है। तो चीज ये है कि इस चीज की जो बेसिक है, बेसिक इशू को एड्रेस किए बगैर आप चीजों को सॉल्व नहीं कर। सर्टनली, बहुत शुक्रिया आपका मज़र साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। अभी क्विकली आपको बताएं कि आपको पता है कि आज वर्ल्ड टूरिज्म डे भी है, दुनिया भर में सयाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और जहां दुबई एक्सपो 2020 का चर्चा है पूरी दुनिया में, वहीं पाकिस्तान में भी आपको पता है वज़ीर आज़म साहब इक़्तिदार में आने से पहले से भी और बाद में भी कोशिश करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि पाकिस्तान शुड बी द हब ऑफ टूरिज़म। फिर मुबैना तौर पर ऐसी इत्तलात भी आ रही हैं कि जनाब PTDC के तहत जो होटल्स थे उनको रेनोवेशन के नाम पर बंद कर दिया गया है, बहुत सारे बिल्कुल अब ऑपरेशनली नहीं हैं, तो उनका क्या मुस्तक़बिल है वो भी एक सवाल या निशान है। पाकिस्तान का शुमार वैसे तो उन ममालिक में होता है जो सयाहती लिहाज से कुदरती हुस्न से माला माल हैं और गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज़ भी रहे हैं। अब इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ कितनी कारगर साबित हो रही हैं? देखिए, एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का ज़बरदस्त होना किसी भी मुल्क में टूरिज़म इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए इंतहाई ज़रूरी है, और हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़म देखो हैंड इन हैंड, बेसिकली एक ही चीज़ है। चेयरमैन पाकिस्तान होटल एसोसिएशन हसीब गर्देजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ज़रा पूछते हैं कि जो इतने दावे हैं और इतनी कोशिश इतने अरसे से की जा रही है, इसका कोई समर, इसका कोई फ्रूट भी नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है? बहुत शुक्रिया हसीब साहब, आपने वक्त दिया। आई नो यू आर इन दुबई राइट नाउ, बट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक टू यू ऑन दिस डे। बताइएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन रहा है कि भाई पाकिस्तान शुड बी अ हब फॉर इंटरनेशनल टूरिज़म, यहाँ पे आना चाहिए, जिस तरह टर्की ने अपने आप को डेवलप किया या और मुल्कों ने अपने आप को डेवलप किया। आपको कोई बेहतरी नज़र आती है व्हेन इट कम्स टू द रेवेन्यूज़ दैट यू गाइस सी इन योर चेन ऑफ होटल्स या अदर चेन ऑफ होटल्स में? कोई इन्फ्लक्स बढ़ा है टूरिस्ट का पाकिस्तान में ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, के पास्ट फ्यू ईयर्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अब्दुल्ला, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। देखें, बात यह है कि जो आपने सवाल किया है कि पाकिस्तान क्या टूरिज़म के फोर फ्रंट पे है, तो वो मेरे ख्याल में हमने देखा है पिछले कोई 18 महीने में या 2 सालों में फोर्ब्स ने और बहुत सारे ट्रैवल टूर के मैगजीन्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को फोर्थ फ्रंट पे डाला है। जो गवर्नमेंट ने एक काम अच्छा किया था वो ये था कि बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, फूड ब्लॉगर्स हैं और ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं, उनको इनवाइट किया था पाकिस्तान में और उनको गवादर भी भेजा, मुजफ्फराबाद भेजा, हर उस जगह पे भेजा जो सीनिक है, जो दुनिया के सामने वो एक्सपोज नहीं है। एक चीज़ जो अच्छी हुई है पिछले 2-1 सालों में वो ये है कि पाकिस्तान का लैंडस्केप, चाहे वो समुंदर हो गवादर का या वो फिर पहाड़ हो हुंजा के, ये सारे अब इस वक्त एक्सपोज्ड हैं इन द बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया पूरी दुनिया के सामने। असल में जो गेज हम इसलिए नहीं कर पाएंगे इस एक्टिविटी को फिलहाल बिकॉज ऑफ द कोविड, क्योंकि 18 महीने से 24 महीने में ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोज रही हैं। लेकिन जो हमने इन्फ्लक्स देखा है वो है जो लोकल टूरिज़्म है। पाकिस्तानियों ने ट्रैवल करना शुरू किया है फ्रॉम कराची टू पेशावर। एवरीबडी नाउ लाइक्स टू गो एंड विजिट दीज प्लेसेस। और हमने देखा इस ईद के ऊपर बहुत ज़्यादा रश था टुवर्ड्स दीज नॉर्दर्न एरियाज। हाउएवर, जिस चीज़ की बड़ी इम्पोर्टेंट ज़रूरत है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। और देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जब आप बात करते हैं 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार होटल, इनको बनने में वक्त लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट को फैसिलिटेशन करनी है। NTCB बनाया था, नेशनल टूरिज़म बोर्ड, जिसको कि पाकिस्तान होटल एसोसिएशन ने अपने तमाम मेंबर्स के साथ मिलके एक वाइट पेपर दिया था। देखें अब्दुल्ला, आप कराची में रहते हैं, अगर आप रिकॉल करें तो आप ये बताएं कि जो आखिरी इंटरनेशनल होटल है कराची के अंदर वो कब बना है, तो आपको ये समझ आएगी कि 25-30 साल हो गए हैं कि कोई एडिशन नहीं है कोई बड़े इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होटल की, या जो कि बड़ा नामी ग्रामी नाम है, लोकल हो या इंटरनेशनल हो, आया हो, जो ये शो करता है कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं है हॉस्पिटैलिटी इस वक्त। सो हेंस हमने जो
पेपर वाइट पेपर बना के दिया था। देखें जो सिटीज़ हैं वहाँ पे जो कमर्शियल लैंड्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं और गवर्नमेंट को चाहिए कि बहुत सारे इलाकों के अंदर जो वो रिजॉर्ट बनाना चाह रहे हैं वहाँ पे जितनी ज़मीनें हैं इनका एक हॉस्पिटैलिटी डिवीजन्स वगैरह डेवलप करें और वहाँ पे कहें कि ये ज़मीनें गवर्नमेंट की हैं, ये द मोस्ट ब्यूटीफुल एरियाज़ हैं, यहाँ पे आप इन्वेस्ट करें। सो दैट इज़ हैपनिंग नाउ। आपने बात की पाकिस्तान टूरिज़्म डेवलपमेंट के बहुत सारे गेस्ट हाउसेज हैं जो बंद हो चुके हैं। देखें वो गेस्ट हाउसेज अभी भी हफ्ता पहले भी एक टेंडर आया है न्यूज़पेपर के अंदर जिसमें गिलगित बल्तिस्तान ने कहा है कि दे वांट टू लीज आउट। अब इनकी जो फिजिकल कंडीशन है ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी इयर्स नो इन्वेस्टमेंट हैज बीन डन, द ह्यूमन रिसोर्सेज प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत चल सकते हैं ना अगर इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी डेवलप हो, क्योंकि लोकेशन तो आइडियल होती है ये पीटीडीसी वाले गेस्ट हाउसों की। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है और एक्चुअली पाकिस्तान में कोई बड़ा 3 स्टार 5 स्टार होटल ऑन दीज टूरिस्ट डेस्टिनेशंस नहीं बना सालों में, तो उसकी कितनी ज़रूरत है उस पर भी रोशन डालिएगा। देखें जो है ना, एक तो दो किस्म के टूरिज्म है ना अब्दुल्ला। एक है बैक पैकर जो कि इकोनॉमी टूरिज्म है, लोग जाते हैं वो अपनी कैंपिंग करते हैं, ये जो उस इलाके की ना इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव नहीं करते। इकोनॉमिक कंडीशन जो इलाकों की है, नॉर्दर्न इलाकों की, तब इम्प्रूव होगी जब डिस्पेंसेबल इनकम के लोग जाएंगे, 5 स्टार होटल्स होंगे, 4 स्टार होंगे, अब फैमिलीज के साथ जाएंगे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होगी, साफ सुथरा गुसल खाना होगा, गर्म पानी होगा, जो वेटर आपका यूनिफॉर्म्ड होगा वो साफ सुथरा होगा, आपका जो डाटा है मोबाइल फोन्स और जो आप देते हैं रिसेप्शन पे वो सिक्योर होगा। जब ये लोग जाएंगे, इनकी मूवमेंट होगी, तो उस वक्त जाके फिर डिस्पेंसेबल इनकम आएगी, वहाँ का रेस्टोरेंट वाला भी, वहाँ का शॉपकीपर भी वो कमाएंगे और वहाँ पे टूरिज्म डेवलप होगा। देखिए हमने देखा है कि इकोनॉमी टूरिज्म तो बहुत बूम किया है जो कि इंटरसिटी है। रह गई बात डिस्पेंसेबल इनकम वाली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब आके आपने देखा होगा बहुत सारे अखबारों में बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं और लोकल ब्रांड्स भी हैं जो अब इन डेस्टिनेशंस पे जा रहे हैं और इन्होंने अपने होटल बनाने शुरू कर दिए हैं। और मेरे ख्याल में इन कमिंग 2 years to 3 years you would have in these destinations एक 5 स्टार होटल्स, 4 स्टार होटल, इवन इंटरनेशनली 3 स्टार होटल, हर अफोर्डेबिलिटी लेवल को जो केटर करेंगे। मेरी जो गवर्नमेंट से हमेशा से एक रिक्वेस्ट रही है एज ए चेयरमैन पाकिस्तान होटल एसोसिएशन, देखिए आप होटल्स नहीं बना सकते। आप होटल बनाना चाहेंगे तो 5-10 साल लगेंगे बिफोर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हुए। गवर्नमेंट और कुछ ना करे, इन जगहों पे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड किस्म की कैंपिंग साइट्स तो बना दे। आप पूरी दुनिया में जाते हैं, लोग अपनी गाड़ियों पे जाते हैं, कैंपिंग साइट्स होती हैं, वहाँ पे कम्युनल वॉशरूम्स होते हैं, बारबेक्यू एरिया होता है जहाँ आप अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, पावर लगाते हैं, मेरा होता है सीवरेज का इंतज़ाम होता है, गार्बेज कलेक्शन का इंतज़ाम होता है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को क्विकली जो काम करना चाहिए, जो टॉप के एरियाज़ हैं वहाँ पे कैंपिंग साइट्स करनी चाहिए ताकि दुनिया जो हर जगह जाके कैंपिंग करती है वो ना करे और जो हैबिटाट है इन इलाकों का वो ख़राब हो रहा है। अच्छा, क्विकली अगर 30 सेकंड्स में आप बता सकें कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ऑन वॉर फुटिंग गवर्नमेंट के ऐलानात तो बहुत बड़े बड़े हैं, करना प्रैक्टिकली क्या चाहिए? सबसे पहले प्रैक्टिकली सबसे पहली बात है, दुनिया में जितने ट्रैवल एंड टूरिज्म मार्ट्स हैं वहाँ पाकिस्तान का पेविलियन होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि कभी कोई एक होटल कंपनी जाके अपना स्टॉल लगा लेती है, कोई पाकिस्तान का पेविलियन हो। पूरी दुनिया, जैसे आपने टर्की की बात की थी, हमारा हमसाया मुल्क ही अपना पेविलियन लगाता है वहाँ पे। अब ये दुबई एक्सपो में कोई पेविलियन लग रहा है हमारा इस टूरिज्म से मुताल्लिक? अभी तो देखें पिछले दफा ये जो अरेबियन ट्रैवल मार्ट था दुबई में, उसमें पूरा एक इंतजाम गवर्नमेंट ने कर दिया था, PIA ऑन बोर्ड था, सारे होटल्स ऑन बोर्ड थे, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से वो कैंसिल हो गया। फिर वो क्या ITB था बर्लिन के अंदर जो हो रहा था उस ठीक। हमारे पास टाइम की किल्लत है हसीब साहब, वी गोना हैव यू ओवर इन द स्टूडियो समडे और इस पर तवील तफसील से हम बात करेंगे बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इशूज़ विच नीड टू बी डिस्कस्ड। खैर वर्ल्ड टूरिज्म डे पे हमने ज़रा गुफ्तगू की एंड देयर आर थिंग्स दैट गवर्नमेंट इज़ डूइंग एंड देयर आर मेनी थिंग्स दैट गवर्नमेंट शुड डू इन ऑर्डर टू प्रमोट
टूरिज्म, लेकिन आज एक बात हमें समझ आई कि बैकपैकर टूरिज्म, यू नो, इकोनॉमिकल टूरिज्म का ट्रेंड तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन किसी भी इलाके की माशी हालत उस वक्त बेहतर होती है जब हैवी इनकम वाले लोग या फिर ज़्यादा खर्च करने वाले लोग 5 स्टार होटल्स या बुटीक होटल्स या इस तरह के एक्सपेंसिव होटल्स में जाके रहना शुरू करते हैं, और उसके लिए उन होटल्स का होना भी ज़रूरी होता है। बाय द वे, आज के दिन की मुनासिबत से कह लें या वज़ीर आज़म ने कुछ ही देर पहले एक्चुअली एक ट्वीट की, कल बाय द वे ट्वीट की थी, सो उसको आज के दिन की मुनासिबत से भी हम ले सकते हैं। और तख्त भाई एक बड़ा मशहूर मकाम है, खैबर पख्तूनख्वा इलाका है, और बुद्ध मत के मंदिर के कदीम आसार जो हैं वो पाकिस्तान की गद्दारा विरसे का हिस्सा हैं। इसको दोबारा से रेनोवेट किया गया है, इसकी रिहैबिलिटेशन पे काम किया गया है, और रात का मंजर बड़ा हसीन है भाई, वो दिखाएं ज़रा, ये वाला, लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इज इट। भाई इतने नामसाइद हालात हैं, वैसे ही कोई सपोर्ट नहीं है फ्रॉम द गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी हमारे फिल्म प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स जो हैं वो अपनी कोशिश के तहत लगे हुए हैं और लग के कुछ ज़बरदस्त भी अचीव कर लेते हैं। इसी तरह की खबर है हमारे पास, फिल्म फेस्टिवल में, स्टैंड अलोन फिल्म फेस्टिवल, इसमें पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म है मुख्तारा, उसने जगह बनाई है, और बेस्ट स्टैंड अलोन कोविड फिल्म का इस इनाम मिला है, अवार्ड मिला है। लॉस एंजलिस में ये फेस्टिवल हुआ, और स्क्रीनिंग के लिए एक्चुअली 700 से ज़ायद फिल्में थी, जिसमें से 84 शॉर्टलिस्ट हुई फॉर अवार्ड्स। 120 कंट्रीज से इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल फिल्म मेकर्स ने इसमें नॉमिनेशंस अपनी भेजी थी, और इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और जिन्होंने अदाकारी भी की है, साहिब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा पूछ लेते हैं भाई, व्हाट इज़ दिस फिल्म अबाउट एंड कैसे बनी, कितनी ड्यूरेशन है, क्या स्टोरी लाइन है। साहिब, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग द अवार्ड फॉर द बेस्ट कोविड फिल्म इन दिस स्टैंड अलोन फिल्म फेस्टिवल हेल्ड इन द लॉस एंजलिस। ये बताइए कि क्या है, व्हाट इज़ दिस फिल्म अबाउट, कैसे ख्याल आया इस पर्टिकुलर फेस्टिवल के लिए आपने फ़िल्म बनाई, कोई आपको गाइडलाइंस दी गई थी, या फिर आपने फ़िल्म बनाई और उसके बाद इस फेस्टिवल केम अप और आपने भेजी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड थैंक यू जियो नेटवर्क के उन्होंने हमें एजाज़ बख्शा। एक्चुअली मुख्तारा इज़ ऑल अबाउट अ कॉमन पर्सन, और जब ये वबा आई हुई थी तो आपको पता है उस टाइम एक थ्योरीज डिफरेंट प्रिवेल कर रही थी सोसाइटीज़ में कि नहीं ये साजिश हो सकती है, ये नहीं है, कुछ इस तरह है, ये है। उस थॉट को सामने रखते हुए एक आइडिया डेवलप किया अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला की वदानियत को सामने रखते हुए इसको एग्जीक्यूट किया। और स्पेसिफ़िकली किसी फेस्टिवल के लिए नहीं बनाई थी, एक अवेयरनेस के लिए बनाई थी। तो सोचा कि अवेयर करें कि जो आपके पास टैलेंट है अपने हिस्से की जो है पानी की बाल्टी जो है वो डालें। तो हुआ ये कि फिर एक फेस्टिवल अनाउंस हुआ हॉलीवुड में, वहाँ भेजी। आउट ऑफ 120 कंट्रीज 700 फिल्म्स थी। सिलेक्ट हो जानी बड़ी बात थी, ऑनर था कि चलें सिलेक्ट हो गए। फिर 84 के लिए नॉमिनेट हो गए। 84 के लिए जब नॉमिनेट हो गए उसके बाद पता चला ये अवार्ड मिल गया है, और मुकाबले में इंडियन फिल्म्स हैं, कैनेडियन फिल्म्स हैं, और इतने बड़े बड़े प्रोडक्शंस हैं। उसमें से दे चूज़ अ प्लॉट, और प्लॉट यही था कि वबा है, प्रिवेल करती है, और इससे बचें, अपना ख्याल रखें, जब आप सेफ़ हैं तो दूसरे सेफ़ हैं। सही। और इस प्लॉट के ऊपर आप कहते हैं कि आपको अवार्ड मिला। आई एम श्योर आपने बनाते हुए बिल्कुल नहीं ये सोचा होगा, तो आपने किसकी पर्सनल कंजम्पशन के लिए बनाई थी, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में स्क्रीनिंग के लिए बनाई थी, या बस यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए बनाई थी? नहीं, एग्जैक्टली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए किए थे। जो हालात थे, क्योंकि सिनेमाज वगैरह तो बंद थे, और अभी तक बंद ही है, ड्यूरेशन को शॉर्ट किया गया, अभी तक बंद ही है, होपफुली खुल जाएंगे। और उसके बाद जब ये फिल्म बन गई तो फिर सोचा कि यूट्यूब पे डाल दें, क्योंकि एक ही अवेयरनेस का प्रोग्राम मतलब प्लेटफॉर्म है। तब डाल दिया तो पूरे वर्ल्ड मतलब पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2200 या 2500 व्यूज़ आए। ये भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी यार, किसी ने देखा ही नहीं अच्छा मैसेज। उसके बाद फेस्टिवल अनाउंस हुआ, जब वहाँ भेज दी तो फिर यही था कि दुआ ही कर रहे थे कि चलें अल्लाह ताला ने मतलब यहाँ तक पहुँचा दिया, आगे भी मदद करेंगे। तो आई एम प्रोफेशनल, और 12 साल लगे साबित करने में कि हमें काम आता है, हमसे काम करवाएं। और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग फिल्म थी, नो हाउस पता थे फिल्म्स के, और प्रिवेल किया प्लॉट, और आगे लेके गया, उसका अवार्ड मिल गया। चलें, वंडरफुल, अवार्ड तो आपको मिल गया। एक चीज़ जो हम ब्रेक में आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा जनाब ज़रा फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है, तो इफ़ यू वांट टू से समथिंग अबाउट इट, द प्लेटफॉर्म इज़ योर्स।
डेफिनेटली एक्चुअली अब्दुल्ला, पूरी दुनिया इस टाइम पेन और कैमरे की मोहताज है। आपने अपना कोई भी मैसेज देना है वो कैमरे के बगैर आप नहीं दे सकते, और कैमरा ही ऐसी चीज़ है जिसको सबसे पीछे फेंका हुआ है स्पेसिफिकली हमारी कंट्री में। अगर एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोलने से 40 इंडस्ट्रीज़ काम कर सकती हैं ना, तो मेरा दावा है कि फ़िल्म इंडस्ट्री अगर आप खोल दें तो 140 इंडस्ट्रीज़ काम कर सकती हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे। फिल्म इज़ अ कंप्लीट लाइफ। इसमें आपका ओढ़ना बिछोना, खाना पीना, बैठना उठना सब आइडियलाइज़ किया जाता है और उन्हीं को देख के ब्रांडिंग होती है। और कोई भी शख्स जो आने वाला है वो किसी को देख के कपड़े ख़रीदता है, शॉपिंग करता है, लेडीज़ मेकअप वगैरह ख़रीदती हैं, सारा कुछ ऑल इंक्लूडेड इन फिल्म। जब आप फिल्म पे ध्यान देते हैं तो अभी जैसे मुझे इसका अवार्ड मिला है, उसके साथ जो रिवॉर्ड मिला है, मुझे ऑल ओवर द पाकिस्तान OTT प्लेटफॉर्म की डिस्ट्रीब्यूशन मिल गई है। वो हमसे प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये अपने यंगस्टर को बताना चाहूँगा कि आज तक आप पैसे दे के उनकी फ़िल्में देख रहे हैं, अब अपनी फ़िल्में बनाएं, हम आपकी फ़िल्में आगे प्रमोट करेंगे और उनसे हम पैसे वापस अपनी कंट्री में मंगवाएंगे। इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द यंगस्टर्स। इंडीड, बहुत शुक्रिया आपका साहिब अहमद साहब, एंड कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। अब ज़ाहिर है जब इंसान बहुत कुछ अचीव नहीं कर रहा होता या लाइमलाइट में नहीं होता तो कभी कभी ये भी होता है कि वो डिसपॉइंट हो जाता है या छोड़ देता है, लेकिन जो लोग लगे रहते हैं ना वो कुछ ना कुछ अचीव कर लेते हैं और एक वक्त उनका मुकर्रर होता है, उस वक्त पे आके वो जो टारगेट उन्होंने रखा होता है या रिकग्निशन उन्हें अगर नहीं मिल रही होती है तो वो मिलती भी है। अल्लाह ताला उनकी मेहनत का सिला भी देता है। एंड दिस प्रॉब्ली वन ऑफ दोस एग्जांपल्स एज वेल। मुख्तारा फिल्म का टाइटल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, गो हैव अ लुक एट इट। आई एम श्योर अवार्ड जीता है इस फिल्म ने तो पसंद ही आएगी आपको। आई एम गोना वॉच इट एज वेल। कुछ थोड़ी सी मैंने देखी थी रात को जब पता लगा था कि साहिब अहमद साहब आ रहे हैं हमारे शो पे। उस्मान मिर्ज़ा केस का हमने जिक्र किया था अपनी टॉप स्टोरीज़ में भी। उस्मान मिर्ज़ा केस की तफ्तीश में चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं। मकामी अदालत में जमा कराए गए पुलिस चालान के मुताबिक लाहौर से इस्लामाबाद आने वाली मुतासरा लड़की की किराए के फ्लैट में ठहरी हुई थी जो मरकज़ी मुलजिम उस्मान मिर्ज़ा की मिल्कियत में था। वाक़े के रोज़ लड़की के मंगेतर की मौजूदगी में उस्मान मिर्ज़ा अपने 6 साथियों समेत फ्लैट पर पहुँच गया। मुलजिमान ने असलहे के ज़ोर पर जोड़े को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया। दोनों को ज़बरदस्ती गैर अखलाकी हरकत करने पर मजबूर किया। इनकार पर मुलजिमान ने लड़की को इज्तिमाई ज़्यादती की धमकी दी। वाक़े के बाद मुलजिमान की वीडियो वायरल करने की धमकी देकर जोड़े को ब्लैकमेल करते रहे, बार बार ब्लैकमेल करते रहे और उनसे लाखों रुपए भी हथियाए। अदालत ने मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 28 सितंबर की तारीख दी है। मुजरिमों को मिसाली सज़ा ना मिली तो ख़ुद को महफूज नहीं समझेगा। सर्टनली ये माशरा भी और ऐसे केसेस मज़ीद भी जन्म ले सकते हैं और इनको एक एग्जाम्पल बनाना ज़रूरी है। अवैस यूसुफ से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं कि अब क्या प्रोग्रेस है और कितना टाइम लगेगा इस केस का फैसला आने में। अवैस, उस्मान मिर्ज़ा केस की तफ्तीश के दौरान बहुत कुछ सामने आ रहा है, बहुत ही आई एम सॉरी बट डिस्गस्टिंग कुछ चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, नॉजिएटिंग चीज़ें हैं। क्या पता चला है? ये क्या पहला जोड़ा था जैसे ये ब्लैकमेल कर रहे थे या इससे पहले भी ये हरकतें करते रहे हैं ये लोग, ये गैंग? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये उस्मान मिर्ज़ा केस ने बहुत मीडिया हाइप पकड़ी थी जब ये वाक़या सामने आया और पता चला कि एक वीडियो वायरल हुई है। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश की, वाक़ये की FIR दर्ज की इस साल जुलाई में, तो पता ये चला कि ये वाक़या गुज़िश्ता बरस नवंबर का है और जो मुतासरा लड़का और लड़की हैं उनसे मुख्तलिफ़ औकात में जो मुलजिमान हैं वो उन्हें ब्लैकमेल करके रकम भी बटोरते रहे हैं। और जो एक मुलजिम है इस केस का, उसने पुलिस तफ्तीश के दौरान ये इंकशाफ किया है कि 11.5 लाख रुपए इस मुतासरा लड़का और लड़की से वसूल किए हैं उन्होंने, जिनमें से 6 लाख रुपए जो मरकज़ी मुलजिम है उस्मान मिर्ज़ा उसको दिए गए, जबकि सवा लाख रुपए के करीब दीगर जो मुलजिमान हैं, जो शरीक मुलजिमान इस केस के, उन्होंने आपस में तकसीम किए। तो ये एक नया इंकशाफ हुआ है कि ना सिर्फ एक ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया बल्कि इसकी वीडियो बनाई गई और इस वीडियो बनाने के बाद जो मुतासरा लड़का और लड़की हैं उन दोनों को ब्लैकमेल करके उनसे रकम भी बटोरी गई। अच्छा, ये बताइएगा वैसे कि पुलिस चालान के मुताबिक कितने लोग ऑलमोस्ट गिरफ्तार हैं? क्या ये पूरा नेटवर्क अब गिरफ्त में आ चुका है या अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जो दंदनाते भर रहे हैं? अभी तक तमाम मुलजिमान गिरफ्तार नहीं हुए, अगरचे जो मरकज़ी मुलजिम है उसको गिरफ्तार किया गया है, उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया है। 7 लोग थे जिनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। उनमें से एक मुलजिम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेल भी हासिल कर ली क्योंकि उसके बारे में अदालत ने ये लिखा है कि वो वीडियो में कहीं मौजूद नहीं है और उसकी उस वाक़े के रोज़ वहाँ पर मौजूदगी साबित करना और इस वाक़े में शामिल होना ये अभी जो है मज़ीद तफ्तीश तलब मामला है। तो बाकी जो 6
लोग हैं वो गिरफ्तार हैं। ताहम 3 अफराद के बारे में पुलिस ने ये बताया है कि वो ऐसे मुल्ज़िमान हैं जिनकी अभी तक गिरफ्तारी ही अमल में नहीं आ सकी। उनके वारंट गिरफ्तारी हासिल किए गए थे लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हुए। पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे हैं और फिर उनकी अदम गिरफ्तारी की रिपोर्ट अदालत में पेश की है। अब ये जो तीनों मुल्ज़िमान हैं उनको इश्तिहारी करार दिलवाया जा रहा है अदालत की जानिब से, और जब वो इश्तिहारी करार पाएंगे तो उनका केस अलग कर दिया जाएगा, उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे ताकि जो बाकी लोग गिरफ्तार हैं उनका ट्रायल शुरू हो सके। अभी इस केस का बाकायदा ट्रायल शुरू नहीं हुआ, ये तब होगा जब उन मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद होगी। फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए अदालत ने 28 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर रखी है, जिसके बाद गवाहान को तलब करने और जो इस ट्रायल का प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। और जो ट्रायल होगा, फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, कितना अर्सा लग सकता है कि इसका फ़ैसला आने में? अब सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें तो पुलिस ने बिल्कुल तफ्तीश की है और ज़ाहिर सी बात है सबूत भी इकट्ठे किए हैं। वो जो वीडियो बनाने के लिए मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल हुआ वो बरामद किया है। मुतासरा लड़का और लड़की को डराने के लिए जो पिस्तौल 9mm का इस्तेमाल हुआ था वो भी बरामद किया है। मुल्ज़िमान की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की हैं और ये केस बना के चलान भिजवा दिया है। लेकिन जो ट्रायल कंप्लीट होने का जहाँ तक आपका सवाल है उसमें तो 6 माह से लेके साल तक का अरसा भी लग सकता है, क्योंकि इसको एक बाकायदा प्रोसीजर अडॉप्ट होगा। जो 21 गवाहान की लिस्ट अदालत में पेश हुई है उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कराई जाएंगी इस्तिगासा की जानिब से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से। अगर कोई गैर ज़रूरी गवाह होगा तो वो तर्क भी किया जा सकता है, लेकिन जो भी गवाह अपना बयानात रिकॉर्ड कराएंगे उन पर मुल्ज़िमान के वकला की तरफ से जिरा होगी और जिरा कंप्लीट होने के बाद फिर मौका दिया जाएगा मुल्ज़िमान को कि वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं, जिसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे और फिर इस केस का ट्रायल कंक्लूड होगा। अदालत की तरफ से एक डेट दी जाएगी जजमेंट रिजर्व करते हुए कि इसकी अनाउंसमेंट कब होनी है। तो ये 6 माह से साल का अरसा लग सकता है और ये डिपेंड करेगा कि इस ट्रायल को किस तरीके से चलाया जा रहा है। क्या डे टू डे हेयरिंग की तरफ मामला जाता है या हफ्ते में एक हेयरिंग इसकी रखी जाती है या 2 हफ्ते बाद एक हेयरिंग रखी जाती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो तय करेंगी कि ट्रायल मुकम्मल होने की मुद्दत क्या है। होपफुली डे टू डे हेयरिंग और जल्द से जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचे। बहुत ही दिल दहला देने वाला ये वाक़या था और अब जो डिस्टर्बिंग डिटेल्स सामने आ रही हैं वो तो और ज़्यादा खौफनाक हैं कि भाई पैसे वसूल किए जाते रहे, ब्लैकमेल किया जाता रहा इस कपल को। बहुत शुक्रिया आपका अवैस यूसुफजई, हमें अपडेट कर रहे थे। भाई कल का मैच किस किस ने देखा? 100 रन भी ऐसा लग रहा था नहीं मुकम्मल कर पाएगी ये सदर्न पंजाब की टीम। लेट्स सी, हम अगर यू मिस्ड इट तो मैं आपको बता दूं कि पहले मैच में सदर्न पंजाब ने पहले बैटिंग की और पूरी टीम 101 रन पर पवेलियन लौट गई। जवाब में बलोचिस्तान ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर ही हासिल करके इवेंट की पहली फतह अपने नाम की। दूसरे मैच में सेंट्रल पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा को 43 रन से हराया। सेंट्रल पंजाब ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट्स पर 171 रन स्कोर किए और जवाब में खैबर पख्तूनख्वा 19 रन पर 4 खिलाड़ियों से महरूम होने के बाद मैच में वापस ही ना आ सकी, दोबारा कमबैक न कर सकी। खैबर पख्तूनख्वा 19वें ओवर में 128 रन पर आउट हो गई। सो दैट वाज इट। बहुत से लोग वैसे मुख्तलिफ प्लेयर्स की फ़िटनेस लेवल और उनकी फॉर्म और उनके फास्ट बॉलर्स को ना खेल पाने की सलाहियत पर भी सवाल उठा रहे हैं। सो दिस टूर्नामेंट शुड बी एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप है। लेट्स सी क्या होता है इसका। अच्छा, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकलें, और ये जो मासूमाना ख्वाहिश है ना, ये भी ज़रा सुन लीजिए। आवाम के लिए ना सही, अवामी नुमाइंदों के लिए बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि हम तो अवामी नुमाइंदे, वी डिज़र्व इट, वी आर एंटाइटल्ड। अब बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर हैं मंजूर अहमद साहब, इन्होंने पार्लियामेंटेरियंस के लिए अलहदा तैयारे का मुतालबा किया है। जी हाँ, यू हैव हर्ड इट राइट। और खुसूसी तैयारा मुख्तस करने या नया तैयारा ख़रीदने के मुतालबे पर मबनी करारदाद इन्होंने सेनेट में जमा करा दी है। और शिकवा ये है कि गैर मुल्की दौरे के लिए पार्लियामेंटेरियंस को दूसरों से तैयारे मांगना पड़ते हैं या आम तैयारे में सफ़र करना पड़ता है। भाई हम क्यों करें आम तैयारे में सफ़र? हम कोई आम लोग थोड़ी हैं। बस आम लोग होने का बस आम लोगों के पास तभी जाते हैं जब हमें आम लोगों से, मेरे और जैसे आपके जैसे आम लोगों से वोट चाहिए होता है। चूँकि हम आम लोग नहीं हैं इसलिए हम आम लोगों के तैयारे में सफ़र भी नहीं करेंगे। सरकारी दौरों पर उनका कहना है अवामी नुमाइंदे खुसूसी प्रोटोकॉल के हकदार हैं और खुसूसी तैयारा वक्फ किया जाए इनके लिए। सेनेट अपने बजट से एक तैयारा सेनेट के लिए ख़रीदे ताकि अवामी नुमाइंदों की तकरीम में इजाफा हो, यानी कि इनकी इज़्ज़त अफजाई हो। अब माइंड सेट आप चेक करते जाएं। और अहम बात यह है कि इन अवामी नुमाइंदों को हर साल फैमिली के हमरा तैयारे की 25 बिजनेस क्लास ओपन रिटर्न टिकट समेत सफरी अखराजात की मद में सालाना
3 लाख रुपए अलग दिए जाते हैं। जी, ये सब कुछ दिया जाता है ऑलरेडी। लाखों रुपए की खुसूसी मराद के बावजूद अलहदा तैयारे का मुतालबा मज़े का खेज़ है। गरीब मुल्क में तो और ज़्यादा मज़े का खेज़ है। आई वंडर कि वो वेयर डज़ दैट ऑडेसिटी कम फ्रॉम, जिससे आप एक सीधे मुंह के साथ ये बात कर सकते हैं कि भाई हमें जहाज़ चाहिए। सो दिस वॉज द न्यूज़ इंडीड। अगर आपको यकीन नहीं आया तो हमने इसकी सारी तफसील आपके साथ शेयर कर दी है। लेट्स सी इस पे अमल किया जाता है या नहीं किया जाता। आवाम जिस तरह की सड़कों पे, जिस तरह की बसों में, जिस हाल में सफ़र करते हैं वो भी हमारे सामने हैं, और PIA का अपना जो हाल है वो भी हमारे सामने है। लेकिन हमें तो तैयारा चाहिए, क्योंकि बस हम खुसूसी तकरीम के हक़दार हैं। एक तो अपने आप को खुद ही किसी चीज़ का इंटाइटल्ड समझ लेना, ये भी एक स्पेशल फीलिंग होती है। ये भी एक आर्ट है जो कि बहुत से लोगों में नहीं होता लेकिन बाज़ में होता है, और वो फिर इस तरह से जो है वो अपनी ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं। वज़ीर आज़म इज़ कमिंग टू कराची टुडे और कराची सर्कल रेलवे का इफ्तिताह करेंगे। वी लुक फॉरवर्ड कि भाई कराची के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये वाकई हकीकी मानों में पाया तकमील तक पहुँचें, और कराची के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ के अवामी नुमाइंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उन इलाकों का हाल बहुत बुरा है। कुछ लोग काम भी कर रहे हैं, कुछ लोग सच उतना काम करते हुए आवाम को नज़र नहीं आ रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है, क्या नहीं होता। जो भी सरकारी सतह पे तकारीब हो, उन तकारीब में हम रिमाइंड कराते हैं कि SOPs का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि अल्लाह करके हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है ना वो ऑलमोस्ट 3.76 पे आया है। सो उसको ज़रा कंट्रोल रखना हम सब की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। सो वेयर अ मास्क, स्टे सेफ, यू गोना सी यू टुमारो।